अस्सलाम वालेकुम। अस्मा, आप आ गए हो? गुड गर्ल। ओके। गुड आफ्टरनून बेटा। जल्दी जल्दी आ जाओ। मैं और 2 मिनट इंतजार कर सकती हूँ। आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? आवाज आ रही है मेरी? हम्म। शहर। अस्मा। गुड आफ्टरनून अंजी। गुड आफ्टरनून हबीबा। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? फाइन मैम जी। ओके गुड। कैन यू हियर मी बेटा? यस मैम, वॉइस इज क्लियर। गुड। अब मैं और 1 मिनट रह गया, वेट करूंगी और फिर मैं क्लास शुरू करूंगी। बेटा मैंने आप लोगों को सारों को कोर्स आउटलाइन जो था वो सेंड कर दिया है। ये मैंने कोर्स आउटलाइन में से ही अपने आसानी के लिए निकाला था ताकि मेरे पास पेपर पे ये सारा हो। लेकिन जो एक्चुअल जो जैसे मैंने आप लोगों को वो दिखाया था वो वाला मुझे अभी तक नहीं मिला सॉफ्ट कॉपी में। लेकिन जैसे मिलेगा तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। ठीक है, सो दैट यू कैन टिक मार्क के हमने क्या कुछ पढ़ लिया और अभी हमने क्या कुछ पढ़ना है। आपको ये देख के खुशी होगी, उसमें से बहुत कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया। इंशाल्लाह मेरा भी ये जो टॉपिक्स हैं ये भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ने काफी टाइम ले लिया हमारा। है। ओह, थैंक यू। प्रॉपर शीट मिल गई मुझे। कितने हो गए हो अभी तक? कितने ही हो? सहज, हकीका और असर। ठीक है, आज 19 डे है हमारे पास। केमिस्ट्री। चलो
हम शुरू करें। शादिया भी आ गए, शहर अरूज भी आ गए। शादिया 4 हो गया। ओके बेटा, आज हम पढ़ेंगे हाइपोफॉस्फेटीमिया। ठीक है, हमारे जिस्म के अंदर, ब्लड के अंदर फास्फोरस की कमी हो जाती है, जिसको हम फॉस्फेटीमिया कहते हैं। हाइपोफॉस्फेटीमिया ये जो है, इट इज फॉर एग्जांपल फास्फोरस जो है उसकी डेफिशिएंसी हो गई है। इज सीरम फास्फोरस बिलो 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक हो गया। अब ये क्या बोलता है फॉस्फेट में? विटामिन डी। मिस्टर विटामिन डी कहता है, come get your intracellular phosphate. We have it in high energy structures. Create phosphate and adenosine triphosphate ATP। ठीक है। अब ATP क्या करता है? ATP provides the energy that contracts the muscle। ठीक है। और फॉस्फेट क्या एक्ट करता है? एक्ट एज एन इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर anions buffer in the regulation of acid base balance। ठीक है। सो सीरम फॉस्फेट जो है लेवल आर हाई इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन 6 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो बच्चों में उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो ये नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल कितना होता है? एक्स्ट्रा आगे ठीक है। और नॉर्मल कितना होता है? 2.2 टू 2.5 to 4.5 नॉर्मल होता है। ठीक है। तो ये उसने थोड़ा सा बता दिया है कि फॉस्फेट जो है, जो विटामिन डी है, वो क्या कर रहा है? कहता है कि आके अपनी हाई एनर्जी को हाई करो। ठीक है। और जो एटीपी भी है, क्रिएट फॉस्फेट स्ट्रक्चर, एंड देन उसने कहा एटीपी को भी वो क्या करता है? प्रोटीन एंड हाई इन एनर्जी होता है। The ATP provides the energy that contracts the muscles। ठीक है क्या? अब डेफिनेशन उसकी है कि जो हाइपोफॉस्फेटीमिया है इज एन इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर। ठीक है। ये भी इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर है जिसमें लो लेवल ऑफ फॉस्फेट जो है वो ब्लड में पाया जाता है। सिम्टम्स जो है उसके अंदर आपको नजर आएंगे, वीकनेस है, ट्रबल ब्रीदिंग है एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है। ये 3-4 साइन सिम्टम्स हैं जो कि कॉमन है। इतना भी लिखे तो बड़ी बात है। सिम्टम्स को आप जरा थोड़ा सा और एक लाइन छोड़ के हेडिंग दे के तो लिखो तो वो अच्छा हो जाता है। तो सिर्फ डेफिनेशन फॉस्फेट इन ब्लड तक नॉर्मल डेफिनेशन हो जाती है, खत्म। सिम्टम्स में इंक्लूड वीकनेस, ट्रबल ब्रीदिंग। ये आप थोड़ा सा और अगर उसकी डेफिनेशन को लंबा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर नोट लिखना है तो नोट में फिर ये सारा कुछ आ जाता है। इसके साइन सिम्टम्स में वो कहते हैं नीमिया है, ब्रूजिंग है, कोमा है, कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है। मसल वीकनेस है, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स है। ठीक है। ज्यादा गुड़गुड़ गुड़गुड़ सुनाई देता है इसमें। तो ये चीजें उसमें आपको ये कॉमन मिलेंगी। इथियोलॉजी क्या कहती है? ओवरजियलस इंटेक और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट। ओवरजियलस इज टू जीलस इन वंस एटीट्यूड और बिहेवियर हम कह सकते हैं।
So overzealous is something that you are excessive, ओवर जीलियस, ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है, ओवर एंगर हो जाता है, ओवर आप एंथुजियास्टिक हो जाते हो, तो ठीक है, तो उसको ओवर जीलियस कहते हैं। तो उसने कहा है या वो हो सकता है या फिर आपका जो ये मैंने खाना है, हर हाल में खाना है ना, यू गेट वेरी ओवर जीलियस फॉर इनटेक। या फिर आप क्या करते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स खाना पसंद करते हैं। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें क्या होता है कि आपको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है, जो कि आपको क्या कहते हैं, मुंह से नहीं दिया जा रहा, आपको आईवी के थ्रू दिया जाता है पेरेंटल, आपको अंदर, ठीक है। तो लॉन्ग इंटेंस हाइपरवेंटिलेशन, अल्कोहल विड्रॉल एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस उसकी वजह बनती है। Then comes excess phosphorus binding by antacid containing magnesium, calcium, or albumin. Severe dehydration as occurs in diabetic ketoacidosis, बहुत एक्सपायर करता है ना, इसलिए उनको डिहाइड्रेशन हो सकती है। सो जो एक्सेस फॉस्फोरस है, वो क्या करता है, इट बाइंडिंग बाय द एंटासिड्स, जो कि एंटासिड्स खाने से क्या हो जाता है, उसकी बाइंडिंग हो जाती है, और बाइंडिंग होने के बाद इट कंटेन्स मैग्नीशियम, कैल्शियम और अल्कोहल। इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसके कॉजेस हो सकते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी। वो लोग जो अपने घर के पर्दे शर्दे गिराए रखते हैं, रोशनी ना अंदर आए, धूप ना अंदर आए, तो उन लोगों के अंदर अमूमन विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये जो कैदी लोग होते हैं, उनके भी आप देखो तो ज़्यादातर उन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लगती है। लेकिन कुछ जेल ऐसे हैं जो इनको थोड़ा सा उनके एरिया में बाहर निकालते हैं, ताकि वो ताकि उनको थोड़ी सी विटामिन डी वगैरह मिल सके। वो लोग जो बहुत ज़्यादा मिंट शिंट का इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड्स का यूज़ करते हैं, उन लोगों को भी हाइपोफॉस्फेटेमिया हो सकता है। फिर आ जाता है लॉन्ग टर्म अल्कोहल अब्यूज। लॉन्ग टर्म अल्कोहल अब्यूज में क्या होता है कि वो लोग जो शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उनकी वो बात कर रहे हैं। फिर आ जाता है आपके पास मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या होता है, ये आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं लग रही, भूख लग गई है, थोड़ा सा खा लिया, पेट खराब हो गया है, पेट में जलन हो रही है, इसको कहते हैं आईबीएस, ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है। तो वो लोग मैल एब्जॉर्प्शन है, वहाँ पे खाना ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से भी हाइपोफॉस्फेटेमिया हो जाता है। देन रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस क्या होता है, ये पीएच हाई है, तो पीसीओ2 जो है वो कम है। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम पीएच पढ़ रहे थे, हम जब एबीजीज पढ़ रहे थे, उस एबीजीज में हमने देखा था कि जो याद रखने की चीज़ है वो है रोम, ठीक है, और ओ इज रेस्पिरेटरी इज ऑलवेज ऑपोजिट, और रेस्पिरेटरी क्या है, PCO2, ठीक हो गया। फिर इसी तरीके से हमने देखा था जो पीएच अगर हाई है तो बाइकार्बोनेट भी हाई होगा, ठीक है, तो वो इक्वल है। तो ये हम देख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी उसको एल्कोलिसिस होगा।
The next is hyperparathyroidism. Hyperparathyroidism में क्या होगा? Increased renal secretion to phosphate. ठीक है ये। सो ये है हमारे पास इसके कॉजेस। अब हम देखते हैं असेसमेंट फाइंडिंग में हम क्या देखेंगे। असेसमेंट फाइंडिंग्स में हम पहले तो हम उसका हमारे पास जब पेशेंट आया तो क्लिनिकली मैनिफेस्टेशंस में हम देखेंगे पेशेंट क्या होगा, इरिटेबल होगा, अप्रीहेंशन होगा और वीकनेस उसको हो रही होगी और नमनेस है, कंफ्यूजन है, सीजर्स है और कोमा। Hypoxia leading to an increase in respiratory rate. अब हाइपोक्सिया जो है वो क्या कर रहे हैं, सांस नहीं आ रहा है उसे, तो इट इंक्रीजेज इन रेस्पिरेटरी रेट में वो बढ़ जाता है। ठीक है, और फिर जब वो बढ़ जाएगा जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एल्कोलाइसिस होगा। ओह, ये लो भाई, आपको शोर तो नहीं आ रहा नीला? यहाँ पर लोग बहुत शोर कर रहे हैं, आपको शोर तो नहीं आ रहा? ये लो। अब मैंने क्या किया उसको, जैसे वो लोग नहीं पहनते, क्या भला, नीलम शोर आ रहा है? नो मैम, गुड, ओके। देन हाइपोक्सिया लीडिंग टू इंक्रीज, या ओके ये हो गया। देन मसल वीकनेस है, मसल पेन है, एंड एट टाइम्स एक्यूट रॉ रॉ abdominal exercises, ये disintegration of straight muscles है। Chronic loss of phosphorus possibly causing bruising and bleeding because of platelet dysfunction. Increased susceptibility to infection. इन्फेक्शन जल्दी से हो सकता है, उसके साथ फिर बुखार भी हो जाएगा। क्रॉनिक लॉस ऑफ जो फॉस्फोरस है वो पॉसिबली कॉजिंग ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग। ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग, कहीं छोटी सी चोट लगी नहीं तो वहां पे नील पड़ जाएगा। ठीक है ना? बाज़ औक़ात क्या होता है कि कहीं से ब्लीड करना शुरू करे तो ब्लीडिंग होती चली जाती है बिकॉज़ ऑफ प्लेटलेट डिस्फंक्शन। उसके जो प्लेटलेट्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे। लुबाना तो भी आगे, तो लुबाना को भी हम डाल ही लेते हैं। नीलम आयशा, आज आप बहुत देर के बाद आई हो। मैं तो खुद शोर में हूँ, ऑन ड्यूटी। तो बेटा क्या पढ़ रही होगी? नीलम, आपको तो मैंने वो क्या कहते हैं, मैं तो आज सोच रही थी कि उसमें से आपका नाम ही निकाल दूं। आप तो मेरी किसी क्लास में नहीं आई हैं, आज लगता है पहली दफा आई हैं। नीलम, आई एम टॉकिंग टू यू बेटा। ठीक है, हमने इतना बहुत कुछ पढ़ा लेकिन आप उसमें नहीं थे। Chronic loss of phosphorus possibly causing bruising। जब chronic loss of phosphorus है, यानी कि काफी दिनों से phosphorus आपके जिस्म में, आपके ब्लड में की उसकी कमी है, तो फाइनली क्या होता है कि वो आपका जो है जो मसल वीकनेस है, मसल पेन है, एक्यूट जो रहमा
abdomo abdominolosis लाइसिस पता नहीं क्या बुला है, ठीक है। दिस इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रेट, जो हमारे मसल्स हमने टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़े हुए हैं, एक स्ट्रेटिफाइड होता है, ठीक है। तो वो मसल्स जो है उसकी डिजेनरेशन शुरू हो जाती है। Chronic loss of phosphorus possibly causing bruising and bleeding because of low blood, because of platelet dysfunction. अब आपका एपीटीटी जब कराएंगे तो एपीटीटी में कभी भी रीडिंग अच्छी नहीं आएगी, या तो कभी लो आएगी कभी हाई आएगी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि क्रोनिक लॉस, बहुत क्रोनिक अगर हो जाए कि फास्फोरस कम है कम है कम है, आपको तो नहीं पता लग रहा लेकिन देखने वाले को पता लग रहा है कि फास्फोरस आपके जो खून में कितना है। तो जब वो ब्लड टेस्ट करता है तो उसको सारा कुछ पता लग जाता है। अब ये होता है कि आपका ये जो जिन लोगों के पास ये पूरा नहीं होता, वो क्या करते हैं कि ये जाके तो खरीद लेते हैं, लगवा लेते हैं पहले, ठीक है। बहरहाल कोशिश करो कि बाहर से कुछ भी ना लेके लेते। इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, अगर सेहतमंद खाना खाओगे तो बेटा जल्दी ठीक हो जाते हैं इन्फेक्शन से। लेकिन वो लोग जो ठीक ही ना होना चाहें तो वो फिर नहीं ठीक हो पाते जल्दी, तो थोड़ा सा टाइम देता है ये, ठीक हो गया। ये भी, ये है आपकी हड्डी, हड्डियां देख लो, यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट हड्डी है आपकी, कोई डिंगी हड्डी नहीं है, कोई आपकी किसी हड्डी की झुकाव नहीं है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट हड्डी है, दैट इज नॉर्मल। लेकिन रिकेट्स में या ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, रिकेट्स बेचारे थोड़े से कॉमा शेप में आ जाते हैं, ठीक है। अगर अगर कभी भी है उसकी हिफाजत नहीं की तो बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं और चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो रिकेट्स और या रिकेट्स कह लो, या आप उसको ऑस्टियोमलेशिया भी कह लेते हैं। हड्डियाँ जो हैं वो डिंगी, नरम होने के साथ साथ डिंगी हो गई थी, ठीक है। ये अब आप आ जाओ हाइपो, इसमें इसने कहा है कि लेस देन 2 मिलीग्राम इज फॉस्फेट डेफिशिएंसी। इंटेस्टाइन मैल एब्जॉर्प्शन में उसने अपने इंटेस्टाइन की शक्ल बना दी। फिर उसने देखा कि लंग्स में उसने कहा सीवियर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, उसने एल्कलोसिस का नाम दिया, जहाँ पर उसकी रीडिंग बैठी हुई है एल्कलोसिस। फिर उसने कहा कि O2, O2 is a lack of phosphate interferes with oxygen and transported by red cells and occurs. Lack of phosphate interferes with oxygen transport by red blood cells and energy metabolism, ठीक है। सो जो जो अगर तो फॉस्फेट कम है तो वो इंटरफेयर करेगा किसके, ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है बाय रेड ब्लड सेल्स में। जब रेड ब्लड सेल्स के साथ वो करता है तो एन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, तो उसके अंदर सारी लेकनेस आनी शुरू हो जाती है, तो उससे मरीज ठीक हो जाता है। अगर आप उसको प्रॉपर केयर देते हो तो ये ठीक हो सकता है। लेकिन आपको देखना है कि ये ज़्यादा जो है ज़्यादा देर तक ना कमी रहे। तो फिर आप देख सकते हैं इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट, इंक्रीज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन निकालने को कहते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ phosphate, altered the nerve and muscle function, causes irritability, confusion.
numbness and coma. इसमें and numbness and coma and convulsions. वो इसके साथ साथ उसने क्या कि ऑल्टर्ड, फिर आपने ऑल्टर कर दिया आपने, तो क्या होगा कि मसल फंक्शंस और इरिटेबिलिटी। ठीक है, ऑल्टर्ड नर्व्स जो हैं वो इरिटेबिलिटी पैदा करेंगे, और ऑल्टर्ड और जो दूसरे हैं कंफ्यूजन, नमनेस, कॉमा एंड कन्वल्शंस, ये बात की तकलीफें हैं। ईसीजी अगर आप करवाओगे तो ईसीजी में आपको क्या मिलेगा, ये नीचे ये जो भाई साहब बना हुआ है ना, वो ये सोच रहा है कि उसके बाद क्या होगा। अब हम करते हैं उसकी ईसीजी डायग्नोसिस। ईसीजी में हम देख सकते हैं एक्सट्रीम मसल वेस्टिंग है। मसल वेस्टिंग कैसे पता लगेगा, वो जो इतना मस्कुलर था आदमी, ठीक है, मसल वीकनेस की वजह से सिर्फ उसके हाथ में छिलका ही रह गया अपना, मोटा फूला हुआ नहीं है, बल्कि वो उल्टा, ये क्या कहते हैं, हवा भर देंगे तो वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सो कॉजेस रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियोमायोपैथीज एट ब्रेडिकार्डिया। अब अगर जो बंदा मेरा स्टूडेंट जो होशियार है, जो कि लंग्स की तरफ चले गए हैं, वो क्या करेंगे कि उसका ब्लड शुगर चेक करेंगे। जी, जब ब्लड शुगर चेक करेंगे, नहीं जो ईसीजी कराएंगे, मेरा ध्यान सारा ब्लड शुगर की तरफ चला गया। ठीक है, सो जो एक्सट्रीम मसल वेस्टिंग है वो रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियोमायोपैथीज और ब्रेडिकार्डिया, उसकी वजह से हम उसकी ईसीजी भी करवाएंगे ताकि सब कुछ पता लग जाए। लेबोरेटरी या डायग्नोस्टिक स्टडी में हम लोग सीरम फॉस्फेट लेवल को देखेंगे, इज लेस देन 2.5। ठीक है, हमने जब उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई तो 2.5 की हमने देखा लेस देन 2.5 है। बात सुन, ओके, तो सीरम फॉस्फेट लेवल जो है वो कितना होगा, 2.5 से कम होगा, और सीरम मैग्नीशियम लेवल जो है में डिक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अब क्या है कि जब आपने उसका सीरम चेक किया मैग्नीशियम के लिए, तो उसमें भी वो कम था, मैग्नीशियम कम था, क्योंकि इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम जो है वो क्या है, यूरिन से खारिज हो गया। ये 8 कौन आ गए, लुबाना, नीलम, सहर, ये तो लगा लिए मैंने। 7 थे, ये सातवां बंदा कौन है भाई, सातवें हबीबा। ओके, पत्नी कौन है ये 8वां, सादिया, आपका मैंने लगा दिया हो ना। मेरे पास 7 लोग हैं, आप लोगों ने 8 लोग शो हो रहे हैं। दूसरा, ओके, द सीरम मैग्नीशियम जो है वो उसने कहा कि वो भी कम होगा, क्यों कम होगा, इसलिए क्योंकि वो सुसु में निकल जाता है। ओके, हाइपर, हाइपर को हम कैसे देखेंगे, हाइपर को वैसे तो अभी टाइम नहीं है, हाइपर हाइपर का हम 4 से 5 में देखेंगे, लेकिन ये फिर आ गया सामने तो हम उसको देख ही लेते हैं। ठीक है, अब अगर हाइपोफॉस्फेटेमिया है तो उसके अंदर क्या होगा,
T4CHP पता नहीं है इसका क्या बना है। न्यूमोनिक बहरहाल टी वीकनिंग T4 टेटनी T4 ओहो ये तो पता नहीं कि weakening calcium can clear high. Weakening calcium can clear high phosphate. Okay. चलो अभी बताते हैं TWEAK TWEAK ट्विस्ट और पुल इसका मतलब है ट्विस्ट और पुल Thickening calcium can clear high phosphate ये पूरा वर्ड बनता है ये सीख लो या फिर टेक्निक कैल्सिफिकेशन कन्वर्शन कार्डियक अरेस्ट hyper neuromuscular activities and prolonged QT intervals ठीक हो गया ये इस तरीके से याद करने वाली चीज है जो कि मैंने अभी पढ़ के सुनाई है Thickening calcium can clear high phosphate अब उसमें आपके पास अब जो मेजर बीमारियां आ रही हैं वो आ रही हैं टेटनी है कैल्सिफिकेशन ऑफ किस चीज की ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इन लंग्स एंड लॉन्ग इन लंग्स किडनीज एंड जॉइंट्स कैल्सिफिकेशन आपकी हो रही है कन्वल्शंस है कार्डियक अरेस्ट है हाइपोग्लाइसीमिया है और प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल्स है PQRST बनता है ना तो वो क्यूटी में इंटरवल ज्यादा है हाउ टू कंट्रोल इट आप कैसे कंट्रोल करोगे हाइपर को लिमिट फूड इन हाई इन फॉस्फेट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स खाने पीने में आप इनको फूड को थोड़ा सा कम करोगे फिर दूसरी बात बताएगा कि मैम मेरी लगानी है मैम अपने अपनी अटेंडेंस क्यों मैं क्यों लगाऊं आपकी मैं नहीं लगा सकती सॉरी सबसे पहले आई थी दूसरे नंबर पे के तीसरे नंबर पे मैं नहीं लगाऊंगी तो कब खुलेंगी आपकी क्लासेस मैं तो बोर हो गई हूँ ऐसे पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को मजा आता है सर पता नहीं समझ में भी आता है कि नहीं मेरे साथ बात करो थोड़ी सी बताओ मुझे और ये ऐसा कोई गलत टाइम होता है ना चलो हाउ टू करेक्ट इट लिमिट फूड ईट लेस प्रोसेस फूड जो ये प्रोसेस फूड होते हैं ना जो टिन में भी मिलते हैं जो आपको बाजारी खाना मिलते हैं ये सारे प्रोसेस फूड होते हैं ठीक है हम भी बोर हो गए हैं जी मेरे से रोज हमसे बोर हो गए वेरी बैड ना हम बातचीत है ना किसी की आवाज सुन सकते बस मेरी आवाज सुनी जाओ और मैं एक डब्बे के साथ बातें करती जाऊँ
तुम लोग मेरे से बात भी नहीं करते। अब वो कहता है हाँ आपसे नहीं ऑनलाइन से। आपदा, कोई पूछे कि आपका नाम क्या है तो बोलेगी आपदा, तो कहेंगे नहीं जी आपदा ना किए वो, तो फिर कहेगी आपदा। बस फिर ये आपदा आपदा खेलते रहो। तो 2 4 6 7 8 स्टूडेंट हो गए हैं, तो ये 8वां स्टूडेंट फिर गायब हो गया। और ये लड़के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं बाय द वे? जूलियस हो गया, रोनाल्ड हो गया, बस 2 लड़के हैं हमारे पास। हम्म, चलो ठीक हो गया। ईट लेस प्रोसेस्ड फूड, ट्रीट हाइपो पैराथायराइडिज्म। ठीक है, जो जिनको ये थायराइड ग्लैंड की शिकायत है तो उसको ट्रीट करो। एनहेंस enhance renal excretion through saline dialysis। अब ये जो रीनल एक्सक्रीशन है, अगर वो ठीक से नहीं हो रहा तो आप उसको डायलिसिस के उसके उसके साथ ठीक करें। उनके पेशेंट डायलिसिस में भी चला जाता है। नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, नर्सिंग इज essentially important फॉर रीनल फेलियर पेशेंट। जो रीनल पेशेंट होते हैं ना उनके लिए खाना पीना कोई एक मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। एक तो खाने के दौरान में पानी पीना होता है, हम वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो खाना वरना तैरता रह जाएगा। तो हमें क्या करते हैं कि हमें बी अलर्ट फॉर द साइंस ऑफ हाइपोकेलेमिया। अब आपको दूर से पता लग रहा है कि जनाब वो मिस्टर क्लीनिया भी देख रहे हैं हमें, तो उस मिस्टर क्लीनिया से बचने के लिए आप क्या करोगे? बोथ लैब वैल्यूज एंड सिम्टम्स, प्लेस पेशेंट ऑन कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग। जल्दी से आप अपने पेशेंट को क्या करोगे? हाइपोकैल्सीमिया, बोथ लेबोरेटरी फाइंडिंग्स और साइन सिम्टम्स। ठीक है, सो बी अलर्ट फॉर हाइपो कैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी हो रही है। प्लेस पेशेंट ऑन अ कंटिन्यूअस कार्डियक मॉनिटरिंग। जल्दी से पेशेंट को आप बेड पे लेटा दो और कार्डियक मॉनिटरिंग लगा दो। और किस डाइट के लिए लगा रहे हो? यू नीड टू गेट इट डन फॉर ब्लड, ये जो है पेशेंट्स उसके लिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा? 2 3 बातें देखी हैं, आप उसको कैसे करेक्ट कर सकते हो। खाने को लिमिट करो, ठीक हो गया। आप अपने खाना जो प्रोसेस्ड फूड है उनको कम करो। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं तो क्या कहते हैं, ट्रीट पैराथायरॉयडिज्म। फिर आपने रीनल एक्सक्रीशन को ठीक करना है थ्रू सेलन ट्रीट। ठीक है, उससे क्या होगा? डायलिसिस होगा। फिर ये क्या कहते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन। नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या देखोगे? डाइट इज स्पेशल। डाइट सबसे ज़्यादा जो है एसेंशियल है। ठीक है, स्पेशली इम्पोर्टेंट है डाइट उसके लिए, फॉर रीनल पेशेंट्स के लिए। आपको अलर्ट रहना चाहिए उसके हाइपोग्लाइसीमिया के लिए। क्यों? इसलिए कि बोथ वैल्यूज आर वैल्यूज एंड सिम्टम्स, उसके दोनों लैब और उसके लेबोरेटरी के, और आपने क्या देखना है उसके बी अलर्ट फॉर द साइंस ऑफ बोथ लैब वैल्यूज के लिए और साइन सिम्टम्स के लिए। प्लेस पेशेंट कंटिन्यूसली कार्डियक मॉनिटरिंग। आपने तो उसकी लीड सारी करेक्ट कर दी, अब आप उसकी रेशो की लीड्स भी लगा दो और बता देना कि उसकी थोड़ी सी देर में
हमें इस पेशेंट को फिर से देर हो गई है, तो हम इसको जल्दी से कार्डियक मॉनिटर पे जल्दी से लेता रहे। ये लो जी, ये कैसी गड़बड़ी फैली हुई है। तो ये देखो, सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन ऐसे होता है मेरा पाँव में। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो गोडे गिट्टे तक सूजे होते हैं। ओके, हाइपोकैल्सीमिया, उनके कैल्शियम कम हो गई है। रूमर कैट, रूमर कैट है कि पत्नी रूमर कैट है। घूमर 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 घूम जाए बच्चे से मेरा। ईसीजी में चेंजेस है, सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन है, इंक्रीज्ड पल्स है। ठीक हो गया। फिर अगर आपका लो है, हम जो कि हम पढ़ रहे हैं, लो हाइपोफॉस्फेटेमिया में, उसमें आपने हमने देखा कि एनीमिया है, ब्रूजिंग बहुत जल्दी हो जाती है। ब्रूजिंग इज कहीं थोड़ी सी चोट लगी तो नील पर गेट बिकम्स, इट बिकम्स हाइपोफॉस्फेटेमिया। ठीक है, स्लर्ड स्पीच हो जाता है, वाओ यू डन, इसे तो इस तरीके से बोलते हैं। एक्सट्रीमिटी में जो है वो टिंगलिंग है, नमनेस है। हमने अब तक कितने सबक में टिंगलिंग और सेंसेशन पढ़ लिया है। ठीक है, ओके। फिर कहते हैं वीकनेस है, बिल्कुल देखो जरा नीचे, चिड़िया बेचारी में इतनी भी नहीं है तो कभी माँ के पास है। ठीक है। दिस इज वेरी बैड। ये कहाँ से सारे गायब हो गए थे। ओके, ठीक है, जो हम लोग हाइपोफॉस्फेटेमिया में देख रहे थे, उसमें आपको एनीमिया मिलेगा, ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग मिलेगी, एंड स्लर्ड स्पीच मिलेगी,
नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन आपको उसके हाथों में मिलेगी और मसल वीकनेस मिलेगी। मसल वीकनेस किसको मिल रही है इतनी? पता नहीं, चिड़िया है बेचारी छोटी सी। ओके, हमने साइन सिम्टम्स देख रहे थे। मायोकार्डियल डिप्रेशन ड्यू टू लो एटीपी, बोन पेन, हेमोलाइसिस एंड कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट पर रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रोफे न्यूट्रोफॉस और आईवी के फॉस और एंड सोडियम फॉस 0.8 to 0.20 over 6 hours में आपने उसका जाके क्या कहते हैं, ये आपने ये चीज़ें जो है ये 6 घंटे के अंदर ये आपने चीज़ दे दी, यानी कि पर ओरल आप रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, आईवी के फॉस और सोडियम फॉस जो है 0.08 टू 0.20 तक आप उसको, ये जो भी कुछ है आप उसको आईवी में 6 घंटे तक दोगे। अब हाइपो में आप देख सकते हो मसल्स आर टू स्ट्रॉन्ग, वीकनेस टू स्ट्रॉन्ग। उसके बाद वीकनेस है हाइपर, नहीं ये रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। ठीक है, हाइपर में मसल्स एक्साइटेड रहते हैं। ये आपने इसको चेक करना है, शक्ल पे मत जाना, इसलिए क्योंकि ये बेचारा भाई साहब अपना वजन उठा रहा है। ठीक है, इतना उसकी ताकत लग रही है, तो मसल्स आर टू रिलैक्स, वीकनेस उसकी नजर आ रही है। रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है अगर। बेटा ये सारे किधर है? नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करें? इधर ही है, किधर ही है, मुझे तो नजर नहीं आ रहे, सिर्फ 3 लोग नजर आ रहे हैं, बाकी 8 लोग किधर छुप के बैठे हैं? वो इधर है। देखा ना, असमा खान सारे उधर पीछे कोने में छुप के बैठे हुए हैं। ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट में व्हाट यू विल डू, यू विल प्रिपेयर फॉर असिस्ट थेरेपी एज प्रिस्क्राइब, जैसी थेरेपी है उसके मुताबिक आप उसको तैयार करोगे। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन टू malnourished client, gradually introduce the solution to avoid rapid shift of phosphorus into the cell। अब इस पेशेंट को आपने जो देना है, न्यूट्रिशन देनी है, जो मेल नरिश पेशेंट है, ठीक है, वो जो जल्दी नहीं उसका जा सकता, खा पी नहीं सकता, तो आप क्या करोगे, उसको पेरेंटल आप उसको न्यूट्रिशन दोगे। ठीक है, उसमें फिर आप मॉनिटर करोगे उसके सीरम फास्फोरस लेवल को, अब जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता, मॉनिटर करोगे उसके पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस को। ये आप फ्रीक्वेंट उसकी चेकिंग कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो, सो दैट यू कम टू नो कि हाउ इज दिस पेशेंट फीलिंग। थर्सडे में मेरा एएचएम के साथ कोई क्लास में आईसीयू के साथ है। ओके, ठीक हो गया। ओके, आपने फिर क्या करना है, मॉनिटर, आपने एक मॉनिटर आपने क्या किया, आपने पहले तो उसको मेल नरिश्ड क्लाइंट्स को आपने पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया। ठीक है,
फिर आपने मॉनिटर किया उसके फॉस्फोरस लेवल को, आपने मॉनिटर किया फॉर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस को, IV phosphorus administration which may include hypocalcemia। तो ऐसा ना हो कि उसको कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाए। ये IV आप दे रहे हैं, पेरेंटली आप इसको दे रहे हैं ये फॉस्फोरस, ठीक है। सो यू नीड टू कीप एन आई ऑन द हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम पे भी आपने नजर रखनी है। लो जी, पेन हो रही है, कैसे होगी? आपकी स्टोन्स है किडनी में, गॉल ब्लैडर में, ठीक हो गया। और वो क्या करेंगे, आपके बोन्स जो है वो दुखेंगे। बोन्स जो है कॉन्स्टिपेशन एंड मसल वीकनेस, थ्रोन्स देखो कैसे कांटे निकले हुए हैं, पॉलीयूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की वजह से, एंड साइकाइट्रिक ओवर टोन, डिप्रेस मूड है, कंफ्यूजन है, चिड़-चिड़ करके बात करते हैं, खाने को पड़ जाते हैं, तो दैट इज साइकाट्रिक ओवरटोन। आपने उसको इंजरी से प्रिवेंट करना है, ठीक है। नंबर 2 इज यू नीड टू प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। इसको नील भी जल्दी पड़ जाते हैं, हमने देखा था, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल विद दिस पेशेंट। सो आपने वाइटल साइन चेक करने हैं, आपने उसकी क्या कहते हैं कंफ्यूजन को देखना है कि पेशेंट का मेंटल स्टेटस में क्या चेंजेस आ रही हैं। आपने इंस्टीट्यूट करना है सीजर्स एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस को। सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होती हैं? आपके बेड साइड रेलिंग्स ऊपर होनी चाहिए, आपके बेड को लॉक लगा होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो कीचिया मारता हुआ कहीं दूर आपको साथ ही लेके चला जाए। देन ब्रेक्स को आपने लॉक करके रखना है। रिपोजिशन द पेशेंट टू क्लाइंट ऑफन, 2 घंटे के बाद आप कोशिश करो उसके साइड चेंज वगैरह करवाते रहो। प्रोवाइड क्लाइंट एंड फैमिली, ठीक है। क्लाइंट और फैमिली को आपने क्या करना है, यू नीड टू डिस्कस विद देम the importance of preventing infection because hypo जो है वो क्या करता है, it may produce changes in your granulocytes। गुड हो गया। अब मैं एक घूंट पानी पीऊंगी, मेरा गला खुश्क हो जाता है। हमने प्रिवेंट हमने क्या किया उसके लिए, पहले हमने उसके लिए असिस्ट प्रिपेयर एंड असिस्ट विद थेरेपी एज प्रिस्क्राइब, जैसे कि उन्होंने बताया। आपने क्या किया उसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपने पेरेंटली आपने उसको दिया, आपने उसके मॉनिटर किया फॉस्फोरस लेवल को, आपने मॉनिटर किया उसके पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपने उसको प्रिवेंट किया फ्रॉम इंजरी। अब वो कैसे हो सकता है, यू नीड टू असेस फॉर द वाइटल साइंस। आपके आपने साइंस ऑफ एप्रीहेंशन देखनी है, कंफ्यूजन देखना है, और उसके मेंटल स्टेटस को चेक करना है, राइट। इंस्टीट्यूट सीजर्स एंड सेफ्टी प्रिकॉशन। अब इन पेशेंट्स को अगर सीजर्स हो जाते हैं तो आपने वो भी देखना है कि वो उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है। आपने बेड साइड रेलिंग्स को ऊपर करके रखना है, अपने बेड को ब्रेक्स लॉक करके रखना है, पेशेंट को रिपोजिशन करना है ऑफन, ठीक है। ऑफन इसलिए क्योंकि उसकी साइड चेंज करने से वो पेशेंट के ब्रूजेस नहीं बनेंगे, वरना एक ही जगह पड़ा रहने की वजह से ब्रूजेस पड़ सकते हैं। यहाँ तक हो गया। फिर आपने क्या किया है, प्रोवाइड क्लाइंट एंड पेशेंट फैमिली टीचिंग। आपने क्या इम्पोर्टेंस उनको टीच किया, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन बिकॉज
हाइपोफॉस्फेटेमिया में प्रोड्यूस चेंजेस इन ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है, आपके जो पैथोजेंस है उसके अंदर वो क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं. So you need to talk to them about the infection as well. Treatment of hypo, ये बहुत छोटा लिखा है, can't read for so long, बट आप देख सकते हो कि इसके अंदर उसने बताया है सिग्निफिकेंट हाइपो में उसने कितना नॉर्मल हो सकता है. मॉडरेट सीवियर रीनल फेलियर, यस, अगर यस है तो फिर आप फॉस्फेट में भी एक्यूमुलेटेड. गिव फॉस्फेट ओनली इफ सिम्टोमेटिक और सीवियर हाइपोफॉस्फेटेमिया, ठीक हो गया. लो यूज 50% लोअर डोज देन यूजुअल. और अगर मॉडरेट और सीवियर नहीं है तो फिर हम एबनॉर्मल कैल्शियम लेवल को चेक करते हैं. अगर वो है तो हम उसके क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं हम देखेंगे कि हाइपर तो नहीं हो रहा कैल्शियमिया, ठीक है. इंक्रीजिंग द कैल्शियम फॉस्फेट प्रोडक्ट में रिस्क प्रिसिपिटेटिंग द कैल्सिफिलैक्सिस और हाइपरमेथाबो. और हाइपो में रैपिड आईवी फॉस्फेट में वर्सन द हाइपोकैल्सीमिया. तो बहुत रैपिडली आपको फॉस्फेट नहीं देना चाहिए क्योंकि वो आपकी जो हाइपोकैल्सीमिया है उसको वो खराब कर सकते हैं. अब अगर वो नॉर्मल कैल्शियम लेवल भी नहीं है तो इंडिकेट करेंगे आईवी फॉस्फेट की तरफ. अगर हाईवी फॉस्फेट की तरफ करना है तो आपके पास फॉस्फेट लेस देन 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 0.32 इसने कहा, ठीक है. फॉस्फेट सिम्टम्स आपको देखने हैं, लैक ऑफ इंटरनल एक्सेस आपने उसका देखना है, सीवियर मेल न्यूट्रिशन देखनी है. अब अगर ये सब कुछ है आपके पास, इफ इट इज यस, देन आप क्या करोगे, आईवी फॉस्फेट दोगे. आईवी फॉस्फेट में इधर पोटेशियम फॉस्फेट या सोडियम फॉस्फेट जो है वो आप करोगे डिपेंडिंग ऑन द पोटेशियम लेवल. देन इनिशियल डोज में आप क्या दोगे, इफ लेस देन 1.5 है तो या फिर लेस देन मोर देन 0.48 है तो देन यू विल गिव 15 mm ओवर 4 आवर्स में आप दोगे, ठीक है. और अगर कम है उस हिसाब से आप रिपीट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड रीडोज PRN इफ सीवियर में रिक्वायर सेवरल डोजेस. तो ये आईवी फॉस्फेट है जो कि आप किस तरीके से 4 घंटे के अंदर दे रहे हो. अगर ये ज़्यादा या कम जो भी है उसमें आप देख सकते हो. अब उसने कहा है कि अगर इंडिकेशन फॉर आईवी persist, ठीक है. तो उसमें if indication of IV phosphate resolves, transition to oral cheaper and safer. अब अगर ये कुछ नॉर्मल साइड पर आ जाता है आईवी वगैरह फॉस्फेट देने से, अगर ये नॉर्मल साइड पर आ जाता है देन बेटा यू नीड टू स्टॉप दिस आईवी, ठीक है. इसको स्टॉप करके तो उसको जल्दी से ओरल पे ले आओ जो कि सस्ता भी है और सेफर भी है, ठीक है. अब अगर जो इंडिकेशन फॉर आईवी फॉस्फेट नहीं है तो देन यू गो फॉर क्या कहते हैं इफ नॉट, ठीक है. ट्रीटमेंट में ये साथ साथ उन्होंने दिया हुआ है, इफ नो देन दिस, इफ नो यस तो फिर ये, ठीक है. अब अगर उसने कहा है कि जो आईवी इंडिकेशन में सीवियर मैल एब्जॉर्प्शन अगर नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, ओरल फॉस्फेट की तरफ आप आ सकते हैं. चूज formulation doses in terms of elemental phosphate value equivalence, generally in increments of 8 mm phosphate. ये सारा उन्होंने डोजेज वगैरह बताई गई है, ठीक है. फॉलो द इलेक्ट्रोलाइट्स अपने में देखना है
रीडोज करना है उसको फॉस्फेट को डिपेंडिंग ऑन लेवल्स ऑफ डायनामिक्स। सो ये कुछ था आपके लिए और हम इसके अब बंद करेंगे और मैं आपके पास 10 मिनट 5 मिनट में वापस आती हूँ, ठीक है।